नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। एल्ब्रस मॉस्को। एथलीट हो आप, कितने भी बड़े बकैत हो अपनी जगह, हरी मत करो, कभी भी जल्दबाजी मत करो, वरना ये पहाड़ खा जाएंगे आपको, तोड़ देंगे आपको अंदर से। ये व्लॉग शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अपने बारे में। ना ही मैं कोई माउंटेन क्लाइंबर हूँ प्रो, ना ही कोई प्रोफेशनल, मुझे शौक है इन चीज़ों का। 2018 तक मैं ऑलमोस्ट ये फिटनेस से मेरा कोई लेना देना नहीं था। सुट्टे उट्टे मार के चल रही थी अपनी जिंदगी, इंजीनियरिंग करके पूरा घूम रहा था। फिर 2019 से मैंने डिसाइड किया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं मरेंगे, कुछ तो करेंगे। तो मैं 2019 से हमेशा गूगल पे सर्च करता रहता हूँ, ये कुछ तो बेहतर मिले, जो मेंटली टफ हो, फिजिकली टफ हो, जो पुश करे मेरी लिमिट्स, जो मेरे अंदर का वो जगह है। तो पिछले कई सालों में मैंने बहुत सारी मैराथन्स की हैं, बहुत सारी हजारों घंटे बॉक्सिंग की है, कई अल्ट्रा मैराथन्स की हैं, अल्ट्रा ट्रेल रन की हैं, बहुत सारे क्या 5 आयरन मैन किए हैं। तो ये ऐसी जिंदगी चल रही है, हर साल कुछ ना कुछ नया। तो ये 2024 जब आया तो जनवरी, आई थिंक जनवरी में सर्च किया मैंने कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। तो फिर निकल गया है कि माउंट एल्ब्रस करके है यूरोप में, जो रशिया में है बेसिकली। और अगर आप फिनलैंड में रहते हैं और रशिया, पिछले 1-1.5 साल से अगर रशिया की बात करते हो आप, तो आपको लोग समझेंगे कि थोड़ा सा हिल गया है ये। और रशिया जाने की बात करते हो तब तो बिल्कुल ही आपको बाइकआउट ही कर देंगे कि ये लौट के वापस नहीं आएगा। तो मैंने कई लोगों से कंसल्ट किया, जो यहाँ के लोग हैं, फिनिश लोग हैं या फिर हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने बोला कि भाई जिंदा नहीं लौटोगे, ठीक है, तो ये सब मत करो। तो मैंने कहा कि हाँ, ये सब नहीं करेंगे। फिर काफी डिसाइड किया मैंने और फिर बोला जय श्री राम करते हैं। तो मेरे सामने कई सारी समस्या थी, जैसे कि बड़ी समस्याएं थी कि यहाँ पे रहते हुए मुझे पास ये वीजा चाहिए रशिया का, जाना आना सही सलामत। अदरवाइज रशिया और फिनलैंड का बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर ये लोग शेयर करते हैं, तो जाना और आना बहुत ही इजी था पहले। लेकिन ये नाटो, जिनको थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनको पता होगा कि फिनलैंड नाटो में आ गया तो इनका कोल्ड वॉर से चलता रहता है, सारा बॉर्डर क्लोज है, ना उधर से कोई आ सकता है ना इधर से कोई जा सकता है। अदरवाइज बहुत ही ईजी था, आप बस से जा सकते थे, आप ट्रेन से जा सकते थे। तो फिर मेरे लिए कई चैलेंजेस थे कि वीजा लेना, जाना कहीं से, पहुंचना और लौट के आना सही सलामत। और माउंटेन क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस था मुझे जीरो। मुझे लगा कि पुराना ये सब किया है मैंने, मैराथन्स किए हैं, आयरन मैन किया, तो ये भी कर देंगे, जबकि इसमें बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे। तो वो मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो मैं यहाँ से हेलसिंकी से गया था रीगा से गया था जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी करके। अब तिब्लिसी से या तो फ्लाइट जाती है रशिया या फिर हाईवे है, बहुत बड़ा सा हाईवे। तो मैंने जिस कंपनी को हायर किया था, एल्ब्रस क्लाइंबिंग करके, उसने ड्राइवर को सेट किया था, वो मुझे आया था लेने रशिया से, लगभग 700 किलोमीटर दूर, ठीक है, कैब। अब जब वो आया तब पता चला कि उसकी अंग्रेजी जो है वो जीरो है। और जितना आप रशिया की तरफ बढ़ोगे, लोगों की अंग्रेजी खत्म होती जाती। 50 लोगों से मिलोगे, शायद 2 को आती हो टूटी फूटी। तो हम लोगों का कन्वर्सेशन बहुत ही मुश्किल हो गया था, बट गूगल ट्रांसलेट करके हम लोगों का बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि रशिया में लोगों को रेसलिंग में बड़ा इंटरेस्ट है और मुझे यूएफसी में बड़ा इंटरेस्ट है। तो अगर आप खबीब का नाम लोगे, आप इस्लाम का नाम लोगे, जो यूएफसी के फेमस फाइटर्स हैं, तो लोगों को पता है खबीब के बारे में, तो लोगों को हर कोई को पता है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ ड्राइवर के साथ। मैं यहाँ से अभी दिखाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ, और काफी अच्छा रिलेशन बन गया। और उसी ने अपने पैसे से, रूबल से मुझे वो कराया, लंच कराया, क्योंकि मेरे पास यूरो था। हालांकि पैसे बाद में दे दिए थे, मैंने एक्स्ट्रा ही दिए थे। बट इट वाज अ गुड जर्नी, इवन देयर वाज अ लैंग्वेज गैप, बट इट वाज अ गुड जर्नी। तो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा आगे। तो ये ड्राइवर के साथ मैं जा रहा हूँ। रशिया में एक जगह है पैट्रिगोर्स करके, रास्ते में जबरदस्त माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन है। ये मैं पहुंच गया हूँ पैट्रिगोर्स। थोड़ा और बता देता हूँ कि जो मैं वहां से जा रहा था, तो रशिया में हर चीज बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी। पेट्रोल पंप है तो बहुत बड़ा है, पहाड़ भी हैं तो बहुत ही विशालकाय हैं, मतलब आपको देख के लगेगा कि इनकी उम्र का अंदाजा लग जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे रशिया में, इंसान बड़े बड़े हैं, हर चीज बड़ी बड़ी है। तो मैं पहुंच गया हूँ पैट्रिगोर्स। यहीं पे मुझे टीम से मिलना था अपनी, और लगभग 9 लोग थे टीम में, जिसमें से मैं हिंदुस्तानी था, बाकी सब रशियन थे। लैंग्वेज बैरियर था बहुत बड़ा। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अगले दिन एल्ब्रस्की डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जहां से क्लाइंबिंग स्टार्ट होती। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, कोई जरूरी नहीं जिसको जाना हो वही सबमिट करना हो वही जाएगा वहां पे, बट लोग घूमने भी जाते हैं। तो हम लोग वहां पे जा रहे हैं, एल्ब्रस्की डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। ये हम लोगों
पहले दिन हम लोग ऐसे ही इधर उधर थोड़ा बहुत 4-5 किलोमीटर घूमने के लिए जा रहे हैं कि हम लोगों से बोला गया था कुछ खाने आने को एक्स्ट्रा लेना हो तो ले लो। चीज़ हो गया, चॉकलेट्स थी वहाँ पे, बट कुछ कुछ और कोक बड़ी रिकमेंड करते हैं वहाँ पे। Oj, bójcie, tak? तो हम लोग ऐसे ही 4-5 किलोमीटर के लिए फ्रेंडली वॉक के लिए छोटा सा टाउन है वहाँ पे निकले थे। तो 2 लड़कियां भी थी खूबसूरत सी इसमें, जो कि लास्ट में कोलैप्स हो गई थी। एक तो कोलैप्स हो गई थी, तो उनका सबमिट नहीं हो पाया था, वो बताएंगे कैसे हुआ था। बट ये पहला दिन है, फन पहला दिन भी नहीं बोलेंगे, ये मतलब रशिया में पहुंचने का दूसरा दिन है। अभी अभी अगले दिन से जो है वो पहले दिन से स्टार्ट होगा, जो माउंटेन पे ट्रैकिंग और जिसे एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। तो आज तो चिल चल रहा है माहौल। ये जूनियर गाइड है, इसका नाम सरगे है, इसको टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, और जो सीनियर है उसको जीरो अंग्रेजी आती है। तो ये बता रहा है कि इधर चेचन्या है इन पहाड़ों के पीछे, बहुत बड़ा है रशिया, लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर बड़ा है। ये जो सबसे पीछे जा रहा है, ये इसका नाम है स्लावा। ये मेडिकल लाइन में है और इसको इंग्लिश ठीक ठाक आती है, मतलब ठीक ठाक। तो ये मेरी लाइफ लाइन था पूरी जर्नी में, ये मेरा ट्रांसलेटर था और मेरा लाइफ लाइन था ये। बाकी एक आर्मी का बंदा था, एक डेंटिस्ट था, वो मुझसे अंग्रेजी सीख रहे थे। और प्रिपेयर्ड आज हम लोग का दूसरा दिन है ऑफिशियली, बट आज से रियल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। आज हम लोग जा रहे हैं माउंटेन चेंगट करके है, लगभग आई थिंक 3000 मीटर्स में। तो जाएंगे हम लोग और लौटेंगे वहाँ पे। और 6-7 घंटे का लगभग रूट था और मज़ा आई थी। आज पता चल रहा था कि हाँ क्या आने वाला है फ्यूचर में 5-6 दिनों के बाद जब सबमिट करेंगे। बट ये भी चिल था माहौल, हालांकि बर्फ़ में हम लोग बहुत बार गिरे थे, एटलीस्ट मैं तो बहुत बार गिरा था, मेरा हेडफोन सब टूट गया था। तो लड़कियां बोल रही थी कि इट्स अ रशिया बेबी, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने भी चीज़ें की हैं सर। तो पहला दिन कंप्लीट करते हैं, पहला दिन कंप्लीट होगा अभी। चढ़ने में फटती है भाई, आपने ग्राउंड पे कुछ भी किया हो, जब चढ़ाई करते हो और ऊपर ऑक्सीजन हल्की हल्की कम होने लगती है तो फटती है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और सामने वो एल्ब्रुस दिख रहा है दूर, और वो दिखता ही रहता है दूर, चाहे आप जितनी पास चले जाओ दूर ही दिखता रहता है। Я до конца не могу сказать. Давай ты позвони. I know sauna. It's not very hot sauna. And in Russia people like very hot. I like sauna. I do every day. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जब लौट रहे हैं तो इससे ये ट्रॉली से लौट रहे हैं, और ये ट्रॉली उस जमाने की है, सोवियत संघ के जमाने की, तो इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो ताकि पैरों में जान रहे, इसीलिए हम लोग ट्रॉली से लौट रहे हैं अगले दिन के लिए। और यहाँ पे मेरे साथ जो दूसरा वाला गाइड है, जो जूनियर गाइड है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है क्योंकि उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती है। तो उससे डिस्कशन हो रहा है सोना के बारे में। और जो फिनलैंड में
one जो रहा है और जिसको by one. थोड़ा बहुत पता है फिनलैंड के बारे में, तो सोना यहीं पे इन्वेंट हुआ था फिनलैंड So में। much. बेसिकली एक छोटा सा वुडन रूम होता है जिसको कोयले से गर्म करते हैं, या फिर Yeah. शहर के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक पत्थरों से गर्म कर लेते हैं, उस पर पानी डालते हैं तो वो गर्म होता है। और वो मसल्स रिकवरी के लिए, अच्छी नींद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो इतना गर्म हो जाता है 10-15 मिनट में कि आप जाओगे तो 10 मिनट भी रहना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप निकलोगे, कोल्ड शावर लोगे, फिर जाओगे, फिर कोल्ड शावर लोगे, फिर जाओगे। ये 3-4 बार का रेपिटेशन होता है और बड़ा ही रिलैक्सिंग होता है। तो मैं लगभग वीक में 5 बार करता हूँ। मुझे बहुत ही पसंद है सोना। इतना बॉक्सिंग मुझे करने के बाद रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इतना दौड़ने वोड़ने के बाद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो गाइड बता रहा है कि कल हम लोगों ने टीम के लिए सोना रिजर्व किया है लगभग 40-50 यूरो का, और सब लोग साथ में करेंगे अगले दिन, सब लोग। और रशिया में बेसिकली कुछ उसको बनेया करके बोलते हैं, उसको सोना नहीं बोलते हैं, तो उनका अपना ही टर्म है इसके लिए। तो वही डिस्कशन हो रहा है। Ready? आज जो है हम लोग का तीसरा दिन है आज हम लोग का। आज हम लोग दूसरी साइड में जाएंगे, दूसरे माउंटेन पे, और जिसमें बीच में पड़ता है कोशी वाटरफॉल करके है, जो काफ़ी फेमस है। कई लोग जाते हैं वहाँ पे, जिनको सबमिट नहीं भी करना होता है वो भी घूमने जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी जगह है कोशी वाटरफॉल, वो आएगा भी इसमें। और आज भी चिल था, 7-8 घंटे का ट्रैक था, और आज हम लोग वापस लौटेंगे उसी बिना ट्रॉली के, मतलब पैदल ही लौटेंगे। ये स्नो में बात होती है खाली। जितना आप ऊपर चढ़ते हो उतना खूबसूरत होती जाती हैं चीजें। जितना मेहनत करते हो ऊपर व्यू भी उतना बेहतर होता जाता है। अलग अलग टीमें हैं ये सब। कितना खूबसूरत लग रहा है। जगह जगह बैठ के हम लोग लेकिन ग्रीन टी पीते थे शुगर के साथ में। वो लाइफ लाइन है हम लोगों की, थी वहाँ पे। ऐसे करके टीमें चलती हैं जिसमें से 2-3 गाइड होते हैं। ये है वो कोशी वाटरफॉल, यहाँ पे कई लोग बैठ के अपना नाश्ता वास्ता चापते हैं पूरा। यहाँ पे कई रनर्स भी देखे मैंने, ट्रेल रनर्स जो प्रैक्टिस कर रहे थे रनिंग की। ट्रेल रनर्स, रोड रनर्स नहीं। आज जो है वो चौथा दिन है हमारा, और आज हम लोग जा रहे हैं 4000 मीटर पे। माउंटेन हट होती है वहाँ पे, जहाँ पे जाके हम लोग रुकते हैं वहाँ पे, ताकि सही से एक्लेमेटाइज कर पाएँ। और 4000 पे जब आप पहुँचते हो तो वाकई में ऑक्सीजन आप फील करते हो कि कम हो गई है। नॉर्मल बातचीत करना मुश्किल हो जाता है, आप बीच बीच में हांफने लगते हो। तो 4000 पे तो खलता है, पता चल जाता है कि ऑक्सीजन कम हो गई है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे रुकेंगे 1-2 दिन। फिर वेदर ख़राब होगा, फिर और भी बहुत कुछ होगा, हमारी ट्रिप एक्सटेंड हो जाएगी, वो सब आगे बताऊँगा मैं। तो अभी फ़िलहाल चिल चल रहा है माहौल की। आज हम लोग पहुँचेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ऊपर ही, 200-300 मीटर ऐसे ही जाएंगे घूमने और फिर वापस आ जाएंगे। तो आज चिल है पूरा माहौल। वहाँ से माउंट एल्ब्रूस दिखता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। It's 4000 meters. और वो वहाँ से दिखेगा, आपको लगेगा कि पहुँच जाएंगे, बट आप 5-6 घंटे ऊपर चढ़ते रहोगे, वो उतना ही दूर दिखेगा। वो ऊपर जाके पता चलता है कि पहाड़ कितने बड़े होते हैं, कितने ही बड़े होते हैं, जो मतलब जिनका जो 5000-6000 मीटर्स वाले होते हैं। ये पहुंच गए हम लोग। अब सब लोग अपने अपने हट्स में जाएंगे। वो दिख रहा है दूर एल्ब्रस। ये पावरफुल सी गाड़ी होती है उनकी, और ज़बरदस्त पावर होता है, सीधा चढ़ती ही चली जाती है। कितना भी सामान लेके पहाड़ों पे चढ़ जाती है ये। पानी आनी सब हम लोग लेके जा रहे हैं। वो
एल्ब्रो से दूर कहीं बादलों के पीछे। कितना खूबसूरत था, बस ऑक्सीजन कम थी। ये ऐसे ही 300-400 मीटर जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। Мини-котельная, там сам он выглядел примерно как анекдот, большой трехэтажный троллейбус. Вот. Но в какой-то момент, значит, кто-то чего-то сделал неправильно, значит, и он пострадал, то есть все живые, но документы шмот, никаких горело. Сказали, что это поляки перепутали, значит, воду с керосином. अभी हम लोग एक्लेमेटाइजेशन ऑलमोस्ट 4300 मीटर्स पे आए हुए। अभी हम लोग 4400 मीटर्स पे। ऑक्सीजन काफ़ी थिन है। एक्लेमेटाइजेशन हाइट। यहाँ से वापस जाएंगे कल या परसों, इस पर चढ़ेंगे यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एल्ब्रस। ये है हम लोगों का रूम, छोटा सा, माउंट एल्ब्रस पे जाने के लिए। ये कैंप है 4000 मीटर्स पे। बाहर सारा सामान रखा हुआ है। चौथा दिन है, अभी निकलेंगे हम लोग ऑलमोस्ट 1000 मीटर की ट्रैक पे, लगभग 1 किलोमीटर अब। और हम लोग ऑलमोस्ट जाएंगे 5000 मीटर पे। 5000 मीटर पे ऑक्सीजन और भी थिन हो जाती है, तो फाइनल क्लाइंबिंग से पहले एक बार जाना पड़ता है कि हमारी बॉडी कैसी बिहेव कर रही है। बाहर दिखाते हैं आपको। सुबह का टाइम अभी लगभग बजा हुआ है 6-8। गुड मॉर्निंग। Good Sir ji. morning. इट्स सो ब्यूटीफुल। ये था सर जी, ये हम लोगों का गाइड, दूसरा गाइड है। बेसिकली दो मेन गाइड है, जिनमें से ये दूसरा। ये देखो सुबह का टाइम। एट द लास्ट हमारा एम वो है टॉप ऑफ द माउंट एल्ब्रस। माउंटेनियरिंग का, किसी माउंटेन पे चढ़ने का पहला उसूल है कि हमेशा धीरे धीरे स्टेप्स रखना है। धीरे धीरे। आप कितने भी बड़े एथलीट हो, आप कितने भी बड़े बकैत हो अपनी जगह, हरी मत करो, कभी भी जल्दबाजी मत करो, वरना ये पहाड़ खा जाएंगे आपको, तोड़ देंगे आपको अंदर से। तो सबसे पहला उसूल है एक एक कदम। और ये एक एक कदम आपको कहाँ तक पहुँचा देता है? यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक पे पहुँचा देता है। ये हम लोग का 5वां दिन है। 5वां नहीं, ऑफिशियली चौथा दिन है, मतलब मेहनत करने वाला। तो आज हम लोग यहाँ एक रात गुजारी है हम लोगों ने यहाँ पे। और पहली रात में ही हम लोग का एक टीममेट था जिसका नाम माइसन करके था। उसको ऑक्सीजन लग गई थी, वो रात में तड़पने लगा था। तो वो था और उसकी वाइफ थी। तो वाइफ तो ठीक थी, बट उसको ऑक्सीजन लग गई थी। तो उन दोनों को आज अलविदा कह दिया जाएगा कि भैया अब हो गया, तुम्हारा यहीं तक का ट्रैक था। तो आज हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, 1000 मीटर। तो हम लोग आज 5000 वाली जोन में पहुंचेंगे, जहाँ पे और भी ऑक्सीजन कम हो जाता है। और अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, फिर धीरे धीरे स्थितियाँ बिगड़ेंगी। इवन मेरे भी बहुत रात में नींद नहीं आ रही थी, सर दर्द हो रहा था बहुत तेज। तो मेरे पास डोलो पड़ी हुई थी, इंडिया वाली। डोलो मैं रोज़ एक रात खा के सो जाता था। हर कोई खाता है दवा, ऐसा कोई वहाँ पे ये नहीं है कि कोई नहीं खा रहा है। मोस्टली खाना ही पड़ेगा, वो अजीब सा आपको आपका घूमने लगेगा। तो आज हम लोग जाएंगे 1000 मीटर, 5000 वाली जोन में।
आपको अपना किचन दिखाते हैं। यहाँ पे किचन कैसा होता है, जहाँ पे हम लोग बैठ के मोस्टली ब्रेकफास्ट एंड डिनर करते हैं। At 6:45. We will eat 6:45. Near 7. 8 wake up, 7 eat, 6 wake up. 6 wake up, 8 eat, Seven. 7 eat, 8 go up. 8 go up. Yeah. ये गाइड भी है हम लोग, कुक भी है। हम लोगों की टीम में एक बंदा है मैक्सिम, वो रात में उसको यहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई थी 4000 मीटर पे, तो वो और उसकी वाइफ आज वापस लौट जाएंगे यहीं से। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कम हो जाती है 4000 मीटर्स पे, और सर में दर्द सा होता है, अजीब सा दर्द होता है। सो इट डजंट मैटर ऑफ इट कितने ग्राउंड पे, हाइट पे आके असलियत पता चलती है। Easy peasy. So good. So good. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 4500 पे हैं और ग्रीन टी और वही शुगर वगर चॉकलेट खा रहे हैं। बट हालत ख़राब है, मतलब माहौल देख के बड़ा चिलिंग सा लग रहा है, बट जब चढ़ते हुआ ऊपर पीछे 8-10 किलो भरा होता है बैग में, 8-10 किलो भी नहीं बट 6-7-8 किलो तो था ही, तो भाई लग जाती है। और फिर क्या होगा, 200 मीटर के बाद हम लोग की टीम में एक और बंदे को कुछ होने लगेगा, शायद कोई था, तो एक गाइड लेके उसको वापस आ जाएगा। एक गाइड ऑलरेडी किसी को लेके वापस आ चुका है और एक को और होने लगेगा, तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तो ये रूल होता है कि 2 गाइड हैं अगर, तो एक टीम में किसी को कुछ होता है तो एक गाइड लेके आ जाएगा, एक आगे प्रोसीड करेगा। अगर 2 को कुछ हो गया तो आपका ट्रिप हो गया, उस दिन का तो हो ही गया पूरा, दोनों को आ जाएंगे। और ये रूल्स में होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए हमेशा वो टीम सेलेक्ट करो जहाँ पे मैक्सिमम गाइड हो, 2 हो 3 हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सबमिट करने के। आज तो केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबमिट वाले दिन अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो कि बहुत दिक्कत हो गई। तो हम लोग 5000 टच नहीं करेंगे, 4800 या 49 पे ही हम लोग वापस आ जाएंगे। अभी हम लोग 4500 मीटर्स की हाइट पे, ऑक्सीजन काफ़ी थिन है यहाँ पे। यहाँ पे चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे। 5000 मीटर पे जाके फिर वापस लौटेंगे। भाई हर स्पोर्ट्स का अपना ही, हर स्पोर्ट्स में अपनी लगती है। ग्राउंड पर रह के मैराथन करना, आयरन मैन करना अपनी चीज़ है, यहाँ पे चढ़ाई करना अपनी चीज़ है। Дай диакарба, что-нибудь конкретного такого, дай. Как раз вот прошло с утра еще 3 часа, как раз здесь. टॉयलेट जाने के लिए। क्या हालत है यहाँ का, मौसम देखो, बर्फ इतनी गहरी है कि कहीं पे भी पैर कितना भी अंदर जा सकता है। केवल
टॉयलेट के लिए इतनी समस्या है यहाँ पे। 4000 मीटर की। देख रहे कितने गहरे गहरे पड़े हैं। तो रात का माहौल है। सबकी अपनी अपनी कैंटीन बनी हुई है। लोग बता रहे हैं मौसम बहुत बुरा है। हम लोग को जिस दिन सबमिट करना है मौसम बहुत बुरा है। देखो हो पाता है कि नहीं। आज 5वां दिन है हम लोगों का। आज रात को सबमिट करना था हम लोगों का, लेकिन वेदर इतना ख़राब है कि मना किया जा रहा है कि मत जाए। देख रहे हो कैसा वेदर है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि रास्ता ही बंद हो गया। चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। रात में ट्राई करेंगे। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। गुड गुड। Let me take my bottle. I forget my bottle. ये बॉटल लेना यहाँ, ये लाइफ लाइन है यहाँ की। अगर ये नहीं होगा तो जिंदा रहना मुश्किल, क्योंकि इसमें चाय या फिर ग्रीन टी गर्म करके रख लेते हैं। ये लाइफ लाइन है, बॉटल लाइफ लाइन है यहाँ की। चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि गाइड क्या बताते हैं हम लोग आज। फिलहाल अभी ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी। कल ऑक्सीजन चेक किया था, ऑक्सीजन तो सही था, ऑलमोस्ट 94,000 मीटर्स पे भी, जो कि अच्छा है। ये देखो पूरा माउंटेन बर्फ में धंस गया है, कोई रूट वूट नहीं दिख रहा, सब कुछ इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई रूट ही नहीं दिखता है। तो आप कहाँ पे जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। इतनी वाइल्ड जगह है, देख रहे हो। नॉर्मल सा चलने पे भी सांस फूलती है यहाँ पे। इवन इतनी मैराथन और आयरन मैन करने के बाद इतनी कम ऑक्सीजन होती है। यहीं ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग सर्वाइवल टैक्टिक्स की ट्रेनिंग लेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ब्रेकफास्ट बन रहा है, यहीं पे बैठ के सब लोग चापेंगे ब्रेकफास्ट। वो मेन गाइड है हमारा, वो 1 घंटे तक रशियन में समझा रहा था, और जो जूनियर गाइड था उसने 10 मिनट में समझा दिया था मुझे पूरा। तो ये बहुत, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। और ये इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है कि हर किसी को सेव करती है ये, और मुझे भी बचाया था इसमें एक मोमेंट पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोगों के पास रिपोर्ट आ चुकी है गाइड के पास कि मौसम अब 2 दिन के लिए सब ब्लॉक हो चुका है। इतना ज़्यादा डिजास्ट्रस हो गया है, रूट की पूरा सब ढक चुका है। इतनी बर्फ स्नोफॉल हुई है कि सब ढक चुका है, और वेदर पूरा ख़राब हो चुका है। तो 2 दिन के लिए अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ये है कि आपको रहना हो रही है, वरना अपना ट्रिप कैंसिल करिए और जाइए। तो फिर गाइड ने हम लोगों से पूछा कि क्या करना है। तो मैं तो फिनलैंड से गया था, मैंने कहा चलो यार 2 दिन और रुकते हैं, इतनी मुश्किल से आए। तो सब ने डिसाइड किया कि रुकेंगे। बट हम लोग, गाइड ने बोला कि यहाँ पे 4000 मीटर पे रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑक्सीजन बहुत कम है। 2 दिन रुकोगे तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, उल्टा वीक ही हो जाओगे। तो तुम लोग क्या करो कि अगले दिन बोला था कि तुम लोग वापस ग्राउंड पे चले जाओ। तो हम लोग अगले दिन चले जाएंगे ग्राउंड पे। अगले दिन हम लोग की थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी,
फिर हम लोग ग्राउंड पे चले जाएंगे और 2 दिन ग्राउंड पर रहेंगे। और ग्राउंड पे जो मस्ती चल रही है, खा रही है, पी रहे हैं और सोना कर रहे हैं और बियर ईयर चल रही है, हम लोगों को भूल ही गए कि सबमिट भी करना है हम लोगों को वापस आके। तो वो वीडियो बीच में आएगा जब ग्राउंड पे आके पूरी बकैती चल रही है हम लोगों की। तो अब अगले दिन हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। फिर से स्टार्टेड। How are you feeling? Feeling awesome. Feeling very relaxed. I can climb Mount Elbrus today. It's good. ये मेरा सबमिट हम लोगों का हो गया, सबमिट हो गया। और बीच में वीडियो मैंने कुछ खास बनाया नहीं क्योंकि उतना ज़्यादा मूड नहीं कर रहा था मेरा। और जगह जगह ब्लॉगिंग करने का मतलब मेरी आदत नहीं है, मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगता है कि ये क्या बदतमीज, कहीं पे भी निकाल दिया कहीं। बट सबमिट वाले दिन मेरी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। मेरी हालत देख लो, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में नहीं हूँ। अजीब सा, क्योंकि मुझे 2 इनर पहनने थे गरम, मैंने एक ही पहना, ये मेरी गलती थी। और ऊपर से जैकेट डाल ली तो इतनी ठंड अंदर घुस गई थी कि अनकॉन्शियस से होने लगे थे। और लिटरली बट लेकिन मेरे पास एक पर्पस था, स्ट्रॉन्ग पर्पस था कि मेरे पास जय श्री राम वाला फ्लैग था जो मुझे होस्ट करना था। तो उस पर्पस की वजह से मैं केवल घिसता जा रहा था कि मुझे चलना है, नहीं पहुंचना है और उसको होस्ट करना है। हो सकता है मैं पहला इंडियन हूँ। तो हर किसी का एक उद्देश्य होना चाहिए जो उसको खींचे। अगर ये ना होता तो शायद मैं क्विट भी कर सकता था, इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी। और ग्राउंड पे क्या होता है कि आपकी हालत खराब हो गई, आप क्विट कर लो। माउंटेन्स पे आप टॉप पे चढ़ रहे हो, आपकी हालत खराब होगी तो आपकी वजह से पूरी टीम सफर करेगी। और वहाँ जिंदगी मौत का सवाल होता है। वहाँ ये नहीं होता है कि हाँ कभी भी क्विट कर दिया घर चले गए, ऐसा नहीं होता। क्विट करने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वहाँ जाके ये पता चला कि लोग उतरते टाइम क्यों, मैंने सुना था अभी तक कि चढ़ने से ज्यादा लोग उतरते टाइम क्यों मरते हैं। तो यहाँ जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं उतर रहा था तो इतनी बार गिरे हम लोग, रास्ते में एक जगह तो पूरा लटक ही गए थे। तो गाइड ने बचाया था हम लोगों को। हालांकि रोप जो थी वो अटैच थी, बट चढ़ने में इतनी ताकत लगती है कि आप ऑलरेडी सारी एनर्जी कंज्यूम कर चुके हो 7-8 घंटे में, फिर एनर्जी बचती नहीं है, ऑक्सीजन होती है बहुत कम। तो लिटरली जिसको बोलेंगे कि फट गई थी। तो गाइड ना होता तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था वापस लौट के आना। सो थैंक्स टू दोज गाइड्स। और दूसरा बेवकूफ़ी मैंने की थी कि मैंने क्लाइंबिंग की कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी। मुझे लगा था ये सब किया है मैंने, बॉक्सिंग, मैराथन, आयरन मैन, ये भी कर देंगे। और ऐसा नहीं करना है। जिस चीज को आप करने जा रहे हो उसकी प्रिपरेशन करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, मैंने आयरन मैन 2021 में किया था, अब चढ़ रहा था 2024 में। तो आपका मेरा जो मेंटल एटीट्यूड है जो उस टाइम पे हुआ करता था 2021-22 में कि कुछ भी कर देंगे। फिजिकली कितने टफ है पता नहीं, बट मेंटली कुछ भी कर देंगे। तो अभी 2024 आते आते सोशल मीडिया में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया, तो मेंटल एटीट्यूड जो था वो वाला नहीं रह गया था, वीक हो गया था हल्का सा। हालांकि मैराथन मैं हर महीने करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, बट जो उस टाइम पे मेंटल एटीट्यूड था वो नहीं रह गया। तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे दिखाई दिया, वरना शायद ये चीज मैं बहुत ही आराम से कर देता। और दूसरी चीज, जब आप कुछ बड़ा डिसाइड करते हो तो फिजिकली जाने से पहले आपको मेंटली जाना पड़ता है वहां पे कई बार, जिसे हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। कई लोग इसको यूज करते हैं कि आप विजुअलाइज करते हो उस चीज को कि मैंने कर दिया है, मैं फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुका हूँ। तब आपका इमोशनल अटैचमेंट एक होता है, एक पर्पस के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत जरूरी है, जो आपको कॉन्टिन्यूअसली रोज उठाए मेहनत करने के बाद भी। जब आप पूरे थके हुए हैं, आपका मन नहीं कर रहा, फिर भी वो जो होता है अटैचमेंट जो होता है इमोशनल, वो आपको खींचता है अपने पर्पस की तरफ। तो वो मेरा मिसिंग था इस बार। विजुअलाइज मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया था, करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना। और यही सब चीजें थी जो और एक और चीज, क्योंकि 2 दिन वेदर की वजह से जर्नी डिले हो चुकी थी ऑलरेडी। तो मेरी फ्लाइट जो थी वो कल सुबह ही थी जॉर्जिया से, तो मुझे आज ही उतरना था माउंटेन से नीचे। मेरा कैब, वही ड्राइवर इंतजार कर रहा था, वो मुझे 7 घंटे या 8 घंटे लेके जॉर्जिया आएगा। जॉर्जिया से फ्लाइट पकड़ूंगा, इस्तांबुल जाऊंगा, इस्तांबुल से फ्लाइट पकड़ूंगा, हेलसिंकी आऊंगा। तो ये 2 दिन जो वेदर की वजह से डिले हुआ था मेरा जर्नी, उसकी वजह से इतना हड़बड़ हो चुका था। तो मेरा गाइड बोला था उतरो, तुम्हारी कैब है नीचे, कैब है। और मैं पूरा एग्जॉस्टेड हूँ। तो
बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। इट वाज लाइक इतना कभी पुश नहीं किया था। इट वाज अ टफेस्ट मोमेंट ऑफ माई एटलीस्ट मेंटली। बट किसी तरीके से मैं नीचे पहुंच गया, कैब मिल गई और जॉर्जिया पहुंच गया। फिर जॉर्जिया से इस्तांबुल आ गए, हेलसिंकी आ गए। बट जब हेलसिंकी पहुंच गया तो मेरे पास अगले दिन मैसेज आता है कि आपने पिछले साल कोई डबल मैराथन रजिस्टर की थी जो अगले 1.5 दिनों में। डबल मैराथन का मतलब 65 किलोमीटर की रेस है। यहाँ पे एक सबसे पॉपुलर रेस होती है हेलसिंकी मैराथन, जो लगभग 13-14 हजार लोग उसको दौड़ते हैं। 7-8 हजार लोग, 6-7 हजार लोग फुल दौड़ते हैं, बाकी 8 हजार लोग हाफ दौड़ते हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे साइको लोग होते हैं जो दोनों दौड़ते हैं। तो मैंने पिछले साल ही रजिस्टर कर दी थी उसको। मुझे नहीं पता था कि वो सबमिट के 2 दिन बाद ही होगी। तो मैं ऑलरेडी पेन में था, बॉडी रिकवर नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, फुल मैराथन कर लेंगे और फिर डबल नहीं करेंगे। तो मैं गया फिर फुल मैराथन की। फिर जितना जल्दी आप फुल कर लेते हो तो आपको टाइम मिल जाता है। फिर हाफ स्टार्ट होती है थोड़ी देर के बाद। तो 1 घंटा था, मैंने रेस्ट किया। फिर मैंने सोचा चलो हाफ, मैंने पैदल चलना चालू किया। फिर दौड़ने लगे। मुझे था कि क्विट अगर नहीं हो पाएगा तो रास्ते में ही बस पकड़ के लौट जाएंगे। 1 मेडल तो मिल ही चुका। बट अगर आप दोनों कंप्लीट करते हो तो 3 मेडल मिलते हैं। एक फुल का मिलता है, एक हाफ का मिलता है और एक दोनों खत्म करने का मिलता है, अगर 7.5 घंटे से अंदर कंप्लीट कर ले। तो ऊपर वाले की दया से दोनों हो गए मेरे। दोनों मैराथन हो गई, वो भी हो गया। तब मतलब ये सब चीज़ें करने से पता चलता है कि आप मेंटली अगर आप मेंटली चाहो तो कितना कुछ आपकी बॉडी कर सकती है, अगर आप फिजिकली गिव अप ना करो। हालांकि मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, बट पेन किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं। आप कितना भी करो आपको कभी भी अच्छा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे ज़्यादा झूठ बेसिकली हम खुद से बोलते हैं कि नहीं देखा जाएगा वो, बट बड़ी से बड़ी चीज़ें हो जाती। तो मेरी मैराथन भी हो गई, ये फोटो मेरी मैराथन की। और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट वीक ऑफ माई लाइफ। तो इतना देखने के लिए थैंक्स। अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उसके बाद मैंने जुलाई के बाद भी कई कुछ क्रेजी एक्टिविटीज़ की थी, जैसे स्लीपर पहन के मैराथन दौड़ना और भी कुछ चीज़ें। उनके वीडियोस में डालूंगा बाद में। रियली रियली अप्रिशिएट इफ यू हैव गिवन योर होल 20 मोर देन 20 मिनट।